कल हम जिस टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था डिस्काउंट। डिस्काउंट की हमने एंट्रीज पढ़ी, टाइप्स पढ़े और डिस्काउंट के टू टाइप्स थे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, फिर दोनों को हमने डिफाइन किया, उनके डिफरेंस पढ़े। देन हमने एंट्रीज की बात की, किस तरह से हम दोनों डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। और मैंने कहा था कि कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, लेकिन क्रेडिट डिस्काउंट की एंट्री कभी भी नहीं होती है। किस डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है? ट्रेड डिस्काउंट की, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापारिक भत्ता। व्यापारिक भत्ते की कभी भी कोई एंट्री नहीं होती है, बट कैश डिस्काउंट की ऑलवेज एंट्री होती है। फिर कल क्लास के एंडिंग में मैंने ये भी कहा था कि जब हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, तब हम लोग डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करते हैं। उसके अमाउंट को हम लेस करने के बाद उसके अंदर लिखते हैं। क्या यहाँ तक आपकी समझ में आ गया था? क्या यहाँ तक आपके समझ में आ गया था? वेरी गुड, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे परचेज बुक की। हम किसकी बात कर रहे थे? परचेज बुक की। समझो, पहले परचेज बुक और सेल्स बुक पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे परचेज बुक। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं परचेज बुक की। तो देखिए, परचेज बुक का जो फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी रिपीट करते हैं। परचेज बुक का जो पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, वो है डेट का। फर्स्ट कॉलम ऑफ परचेज बुक इज डेट। ठीक है, फिर आप यहाँ क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का फॉर्म बड़ा होता है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनवॉइस नंबर। उसके बाद यहाँ पे एरर, और यहाँ पे हम बनाएंगे अमाउंट। मैंने आपको ये भी बताया था कि परचेज बुक के अंदर जो अमाउंट के कॉलम होंगे, परचेज बुक के अंदर जो अमाउंट के कॉलम होंगे वो दो होंगे। कितने होंगे? दो कॉलम हम परचेज बुक में अमाउंट के बनाएंगे, और वो दो कॉलम जो अमाउंट के परचेज बुक में बनेंगे वो कौन कौन से होंगे? दो कॉलम जो परचेज बुक में अमाउंट के बनेंगे वो कौन कौन से होंगे? तो देखिए, उसमें सबसे पहले जो कॉलम बनेगा वो बनेगा डिटेल्स का। किसका बनेगा? डिटेल्स का। और दूसरा जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा टोटल का। इज दिस क्लियर? और मैंने ये भी आपको बताया था, इनवॉइस नंबर को आप डेट और पर्टिकुलर के बीच में भी ले सकते हो। आप वहां लोगे तब भी करेक्ट है, आप यहाँ लोगे तब भी ये करेक्ट है। इज दिस क्लियर? कुछ बुक्स में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कुछ में वहां पर मेंशन किया है। रॉन्ग दोनों ही नहीं है। ठीक है, हमें कॉलम एंटर करना है कहाँ? इट्स डिपेंड ऑन यू। क्या फॉर्मेट आपके समझ में आ गया ताकि हम लोग प्रैक्टिस कर सकें? क्या फॉर्मेट आपके समझ में आ चुका है? यदि आपके फॉर्मेट समझ में आ चुका है तो हम परचेज बुक के ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करते हैं कि परचेज बुक में हमें किस तरह से ट्रांजैक्शन करना होता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल निकालते हैं जो परचेज बुक से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं कौन सा एग्जांपल है जो परचेज बुक से रिलेटेड होगा। तो हम बात करें, हम एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था हम लोगों ने उस दिन, जिसमें आप अपनी बुक में देखोगे क्रय पुस्तक के बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है पेज नंबर 140 पे है मेरी बुक में पेज नंबर 140 बुक पे
140 पे है, 140 पे, और जिसमें नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से क्रय किया, ये लेनदेन लिखी हुई है। नीमा लिमिटेड से हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने गुड्स परचेज किया, क्या आपको मिल गया है? नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से वो क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम वैसे मिल गया। स्टार्ट करें। तो मुझे सबसे पहले ये आपसे जानना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बारे में आपको बता चुका हूं कि परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि परचेज बुक में ओनली वही ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे जो क्रेडिट परचेज आई मीन उधार क्रय के होंगे। बिल्कुल सही, ऑल क्रेडिट परचेज के साथ में ऐड करना है, ओनली ऑल क्रेडिट नहीं लिखना है, ऑल क्रेडिट परचेज हमें यूज करना है। इज दिस क्लियर? और जो उधार क्रय आई मीन क्रेडिट परचेज है ही नहीं, वो परचेज बुक में आएगा भी नहीं। इज दिस क्लियर? जो उधार क्रय नहीं है वो परचेज बुक में नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं अपने एग्जांपल की। तो सबसे पहले हमने किस दिन और किससे गुड्स परचेज किया है उसकी हम बात करते हैं। तो जिस ईयर में हमने परचेज किया वो ईयर तो है 2005, और डेट जो हमें पता है, हमें गिवन है, वो है 4 अगस्त। अब पैटर्न क्या है, किस तरह से परचेज बुक में हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह से हम लोग परचेज बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर डेट को, जिस दिन भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस पर्टिकुलर डेट को उस पर्सन का, उस संस्था का, उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है जिससे आपने गुड्स परचेज किया है। तो यहाँ पर आपने गुड्स किससे परचेज किया है? हमने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से गुड्स परचेज किया है। हमने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से गुड्स परचेज किया है, इसलिए सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे। बीजक नंबर मतलब इनवॉइस नंबर, बिल नंबर कितना है, तो हमने जो परचेज किया है तो उसका बिल नंबर कौन सा है? 3250 नंबर का बिल है। इससे पहले बहुत सारे बिल लिखे जा चुके हैं। कितने लिखे जा चुके हैं? 3249, 3249 बिल का काम पहले हो चुका है। इस बिल का नंबर कौन सा है? 3250 है। ठीक है, फिर देखिए हमने उससे क्या परचेज किया, नीमा लिमिटेड से हमने क्या परचेज किया, अब वो हमें बताना पड़ेगा। कंप्लीटली हमें इस बात की डिटेल देनी होगी कि आखिर हमने नीमा लिमिटेड से परचेज किया क्या है। तो किस तरह से हम उसकी डिटेल देंगे, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम अपने क्वेश्चन में बात करें तो 20 जो छोटी साइज के टीवी, जो छोटी साइज के टीवी हैं वो कितने पीस परचेज किए गए? वो परचेज किए गए 20, और एट द रेट ऑफ मींस एक की रेट कितनी थी? 2000 रुपए। उसके बाद 15 टेप रिकॉर्डर परचेज किए और वो कितने का था? 12,500 का एक रिकॉर्डर था। तो हमने कितने मटेरियल नीमा लिमिटेड से परचेज किए हैं? कितने आइटम नीमा लिमिटेड से हमने परचेज किए हैं? हमने 2 आइटम परचेज किए हैं, जिनमें एक छोटे टीवी है और दूसरा टेप रिकॉर्डर है। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं शॉर्ट टीवी। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट टीवी को हम लोग पोर्टेबल टीवी भी कहते हैं। शॉर्ट टीवी को हम लोग पोर्टेबल टीवी भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे पोर्टेबल टीवी भी लिख सकते हो। तो हमने जो शॉर्ट टीवी आई मीन पोर्टेबल टीवी परचेज किए थे
वो कितने किए, हमने किए 20। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पहले 20 शॉर्ट टीवी एट द रेट ऑफ, हमने 20 शॉर्ट टीवी परचेस किए हैं एट द रेट ऑफ, एक की रेट कितनी है, तो हमारे प्रश्न में हमारे बुक में दिया हुआ है कि एक की जो रेट है वह 2000 रुपीस, एक पोर्टेबल टीवी की रेट है 2000 रुपीस। तो यहाँ मेंशन करेंगे एट द रेट ऑफ 2000 रुपीस और यहाँ पे हम लिखेंगे ईच, क्या लिखेंगे ईच। तो बताइए, आप बताना मुझे 20 शॉर्ट टीवी आई मीन पोर्टेबल टीवी परचेज किए हैं और एक टीवी की रेट 2000 रुपए है, टोटल कितने रुपए के टीवी हमने परचेज किए हैं बताइए। एक टीवी की वैल्यू बिल्कुल सही है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ध्यान देना। संजू थोड़ी सी मिस्टेक आपने करेक्ट कर लिया है, जीरो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उसको हमें अपने पास नहीं रखना है, ठीक है। अब क्या केवल हमने टीवी ही परचेज किया है, नहीं, हमने केवल टीवी परचेज नहीं किया है, हमने टेप रिकॉर्डर भी परचेज किया है। हमने क्या किया है, टेप रिकॉर्डर, कितने टेप रिकॉर्डर, 15 टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर एट द रेट ऑफ, अब टेप रिकॉर्डर कितने में परचेज किया है, एक, तो इसमें मेंशन किया हुआ है 12,500 में एक टेप रिकॉर्डर परचेज किया है। कितना परचेज किया है, 12,500 में एक टेप रिकॉर्डर परचेज किया है। तो बताओ 15 की रेट कितनी होगी, एक टेप रिकॉर्डर, देखिए मैंने टी इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास स्पेस ज्यादा नहीं है, ठीक है। टी का मतलब टेप, रिकॉर्डर की स्पेलिंग मैंने थोड़ी लिख दी है, टेप रिकॉर्डर 187,500 ठीक है। तो हमने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से कुल मिलाकर कितना परचेज किया है, कुल मिलाकर हमने कितना परचेज किया है, तो हमने परचेज किया है ये दोनों, तो टोटल मिलाकर दोनों का अमाउंट कितना हुआ, टोटल मिलाकर दोनों का अमाउंट कितना हुआ है, बताइए। टोटल मिलाकर कितना अमाउंट हुआ है, 40,000 इसमें है, 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, पर 2 से नहीं करना था, 20 से करना था, तो इनका सम कितना बता रहे हो आप, 2,27,500 किलो मैंने लिख दिया, 2,27,500। यहां तक समझ में आ गया है आपके, हमने डिटेल दे दी है, हमने डिटेल दे दी है कि कितना कितना कौन सा आइटम हमने परचेज किया है, ठीक है। 2 आइटम परचेज किए थे, एक तो हमने पोर्टेबल टीवी परचेज किया, एक हमने टेप रिकॉर्डर परचेज किया, दोनों की टोटल कॉस्ट कितने की थी, 2,27,500 की थी। अब ये कह रहा है कि ये जो कुछ परचेज किया था हमने, हमें कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट मिला है, कितना परसेंट हमें व्यापारिक भत्ता मिला है, और व्यापारिक भत्ते को हम हमेशा ही क्या करते आए हैं, हम लेस करते आए, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 20%। हमें नीमा लिमिटेड कितना परसेंट डिस्काउंट दे रही है, तो हमें नीमा लिमिटेड 20% डिस्काउंट दे रही है। इसका मतलब जो गुड्स 2,27,500 का था, हमें इतना अमाउंट नीमा लिमिटेड को नहीं देना है, इसका 20% हमें इसमें से लेस करना है, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका
2,27,500 का आप मुझे बताइए कि 20% कितना होगा। आप हमें ये बताइए कि 2,27,000 20% पूछा मैंने, 20% लेस करने के बाद नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 2,27,500 का 20% कितना होगा। आपने अमाउंट तो करेक्ट लिखा है, लेकिन ये 20% लेस करने के बाद है। और मैंने क्या पूछा कि वो 20% कितना होगा, हमें उसकी आवश्यकता है। तो देखिए 10% निकालते तो 22,750 होता, ठीक है। बट हमें तो 20 निकालना है, तो हम इसका डबल कर देंगे, मतलब 22,750 और ऐड कर देंगे 005 और 4, कितना हो जाएगा 45,500। ये हम इसमें से लेस कर देंगे। इसका मतलब जो नीमा लिमिटेड से हमें टोटल डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा 45,500। तो फाइनली अमाउंट देना कितना होगा वो आपने पहले ही कैलकुलेट करके मुझे बता दिया है, 182,000। और यही टोटल अमाउंट है जो हमें नीमा लिमिटेड को देना है। फ्यूचर में जब हम नीमा लिमिटेड को देंगे, हम कितना देंगे, कितना देंगे। डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वही वो अमाउंट होता है जो हमें उस पर्टिकुलर पर्सन को देना है जिससे हमने गुड्स परचेज किया है। क्या यहां तक आपके बात समझ में आ गई है? क्या यहां तक आपके बात समझ में आ गई है? अब देखिए, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करना है, इसको यहीं पे हमें क्लोज कर देना है। केवल कौन सा कॉलम, केवल पर्टिकुलर का कॉलम ही क्लोज करना है, आगे के किसी भी कॉलम को क्लोज नहीं करना है, ठीक है। चलो नीमा लिमिटेड का, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो परचेज का रिकॉर्ड था वो हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पार्टी कौन है, इसके बाद हमने किससे परचेज किया है। तो इस बार हमने परचेज किया है मेसर्स पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से। किससे परचेज किया है, मेसर्स पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने परचेज किया है। और परचेज जो किया है वो किया है 10 अगस्त को परचेज किया है। तो सबसे पहले हमारी डेट क्या है, 10 अगस्त। कितने यहाँ पे लिखा हूँ 10 अगस्त, याद रखना, नहीं लिख रहा आपको कितनी है, कौन से दिन लिखता हूँ मैं, 10 अगस्त। अब 10 अगस्त को किससे परचेज कर रहे हैं, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पवन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप क्या समझ गए हो कि जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा था वैसे यहाँ पर भी बताएंगे कि हमने पवन लिमिटेड से क्या क्या परचेज किया, एक की रेट क्या थी और टोटल कितना हुआ। तो टोटल से यहाँ पे 40 का हुआ, यहाँ पे इसका हुआ। फिर टोटल बिल जो बनेगा, टोटल जो बिल बनेगा वो बिल कितने का बनेगा, 2,27,500। और उसमें से यदि हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट मैन्युफैक्चर डिस्काउंट लिखा हुआ है तो लेस करना है, नहीं लिखा हुआ इंफॉर्मेशन नहीं है तो लेस करना भी नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले देखो हमने पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किया और इनका जो इनवॉइस नंबर है, बीजक नंबर है वो है 8260। अब इसमें क्या लिखते हैं, अब आपको बता रहा हूँ यही कंसेप्ट
मैं पूरा बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 वीडियो कैसेट्स, 10 वीडियो कैसेट्स एट द रेट ऑफ 150 पर कैसेट। देखिए हमने 10 वीडियो कैसेट परचेस किए हैं, एक 150 का था, टोटल कितना हो जाएगा वीडियो कैसेट्स का अमाउंट। वेरी गुड। क्या और भी कुछ परचेस किया है? हाँ किया है, 20 टेप रिकॉर्डर भी परचेस किए हैं, 20 टेप रिकॉर्डर भी परचेस किए हैं, और वो कितने किए हैं 1650। तो उनको भी हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। एक का अमाउंट यहाँ पे आएगा, दूसरे का अमाउंट यहाँ पे आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों का टोटल करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। अब बताओ टोटल करने के बाद क्या करना होगा, बताइए टोटल करने के बाद हमें क्या करना होगा। क्वेश्चन पूरा कर लिया आपने, समझो। वेरी गुड। डिस्काउंट का कंसेप्ट समझ में आ गया आपके? डिस्काउंट का, वेरी गुड। तो इसी तरह से पूरा क्वेश्चन करना है, और जब ये सारे ट्रांजेक्शन आ जाए ना टोटल के, तो लास्ट में क्या करना है उसको और समझ लो। फिर कंसेप्ट वही रहेगा, लास्ट में क्या करना है, यहाँ जो अमाउंट आ रहे हैं उनका टोटल यहाँ लिखना है, क्या लिखना है टोटल, और इस टोटल के सामने इधर क्या लिखना है वो आपको समझना है। आप सबका टोटल तो लगा लोगे, लेकिन टोटल के सामने इधर कुछ लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, पर्टिकुलर के कॉलम में इधर कुछ आपको लिखना पड़ेगा। वो क्या लिखना पड़ेगा, हम कौन सी बुक बना रहे हैं, परचेज बुक, तो यहाँ लिखिए परचेज अकाउंट। कौन सी बुक बना रहे हैं, परचेज बुक, इसलिए हम क्या लिखेंगे परचेज अकाउंट। अब बताओ कि परचेज डीआर होता है या सीआर होता है, परचेज डीआर होता है या सीआर होता है। तो हम जानते हैं कि परचेज तो हमेशा ही डीआर होता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो इस जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डीआर। किसके सामने लिखना है, टोटल के सामने लिखना है। किसके सामने लिखना है, टोटल के सामने लिखना है। बस यही आपकी परचेज बुक है। सारे ट्रांजैक्शन का लिख देना है, बराबर जितने भी पार्टी हो, जैसे नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स है, पवन इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर और भी कोई हो सकता है, वो सबका यहाँ पर लिखते रहेंगे। टोटल तो सबका हो जाएगा, सभी लोगों से, सभी संस्थाओं से कुल मिलाकर हमने कितना माल परचेज किया है उसको हमें डीआर करना होगा। अब समझ में आ गया आपके कि यहाँ लास्ट में हमें क्या लिखना है, क्या, वेरी गुड। अब देखिए जो कंसेप्ट परचेज बुक का है, जो कंसेप्ट परचेज बुक का है, सेम वही कंसेप्ट सेल्स बुक का भी है, वहां भी ऐसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब कोई चेंज होगा ही नहीं, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जब चेंज होगा। इतना तो रहेगा, कुछ और भी ऐड हो सकता है। वो कंडीशन कौन कौन सी है हम उनके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? तो देखिए सेल्स बुक का हम एग्जांपल चेक करते हैं कौन सा है। तो यहां पर हम बात करें पेज नंबर 132 पे सेल्स बुक का दिया हुआ है। पेज नंबर 132 पे सेल्स बुक का दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही किया जाएगा जिस तरह से ये किया है, कोई चेंज नहीं होगा। अब आप कहोगे सर वो कौन सी कंडीशन है जब इस फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, तो वो कौन सी कंडीशन है, जब आप बिजनेस में आप सेल कर रहे हो, जीएसटी या जो टैक्स
का भी कोई रूल है तो उस कंडीशन में हम टैक्स का भी अलग कॉलम बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब हमें टैक्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है। परचेज बुक में नहीं बनता, वो सेल्स बुक में ही बनता है। क्यों? क्योंकि जो क्रेता है वो जब अपने कस्टमर को गुड्स सेल करेगा तो जितना अमाउंट है वो पैसा तो लेगा ही लेगा, प्लस टैक्स का अमाउंट भी वो पब्लिक से लेगा, यानी कस्टमर से लेगा। बट टैक्स के रिगार्डिंग या कोई अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं। उस केस में अपना फॉर्मेट ऐसे होगा, सब कुछ ऐसे ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ जिससे परचेस किया उसका नाम लिखा था और सेल्स बुक में हम उसका नाम लिखेंगे जिसको हमने सेल किया है, जिसको हमने माल बेचा है, हम उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। क्या बात समझ में आ गई? सेम कर सकते हैं। पर एक छोटी सी बात पूछूंगा, सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे? सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे? किस तरह के ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में लिखे जाएंगे बताइए। तो मैंने कहा था परचेज बुक में क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगे, तो फिर सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? आंसर होगा क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, उधार विक्रय से संबंधित लेन देन ही सेल्स बुक में लिखे जाएंगे। आएगा समझ में? उधार विक्रय से संबंधित बताइए सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे? एक बार रिप्लाई करके बताइए, सेल्स बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे? ऑल क्रेडिट सेल्स। वेरी गुड। बट याद रखना ऑल क्रेडिट सेल्स नहीं है, पर ये सेल्स गुड्स की होनी चाहिए। परचेज बुक में भी गुड्स की होनी चाहिए। एसेट्स को हम परचेज कर रहे हैं, उधार या नकद, वो इनमें नहीं आता है। इसमें उधार माल खरीदना परचेज बुक में आएगा, उधार माल बेचना सेल्स बुक में आएगा। आप एसेट्स को बेच रहे हो, उधार बेच रहे हो, वो इनका पार्ट नहीं है। वो किस में आएगा? वो आएंगे जर्नल प्रॉपर में। इसमें आएंगे जर्नल प्रॉपर में, और उसकी बात हम आगे करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो? पेज नंबर 132 निकाल लीजिए एक बार। पेज नंबर 132 आप निकाल लीजिए, और पेज नंबर 132 मिल गया जिसमें कोयना सप्लायर्स लिखा हुआ है। मिल जाए तो मुझे बताना। इसमें कोयना सप्लायर्स लिखा हुआ है, क्या आपको ये मिल चुका है? पेज नंबर बुक में जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे है, हम अपने सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले परचेज बुक पढ़ेंगे, फिर सेल्स बुक पढ़ेंगे, फिर परचेज रिटर्न पढ़ेंगे, फिर सेल्स रिटर्न पढ़ेंगे। हम इस तरह से सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है? क्या मिल गया आपको हजू? इसमें कोयना नहीं मिला? आप आगे जाइए, हेडिंग लिखिए विक्रय पुस्तक, उसके बाद मिलेगा आपको। मेरी बुक में 132 नंबर पेज पे है, तो उसके आगे पीछे होगा। इसमें लिखा हुआ है कि कोयना सप्लायर्स ने उधार माल बेचा। देखिए एक बार है बुक में ही, न्यू और ओल्ड बुक का थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। एक दो पेज आगे पीछे देखिए। परचेज सेल्स बुक विक्रय पुस्तक के बाद एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे कोई नंबर नहीं है, ऐसे दिया हुआ है जिसमें 2100 रुपए का मैटर है। क्या अब मिला आपको? क्या अब आपको मिला? नहीं, रमन वाला नहीं है,
हेडिंग है कोयना सप्लायर्स, कोयना, ये वाला कोयना, कोयना सप्लायर्स का क्वेश्चन है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने परचेज बुक पढ़ा था। परचेज बुक में, परचेज बुक के बाद इसमें परचेज रिटर्न बुक को समझा रखा है, सीक्वेंस ब्रेक कर रखे हैं, समझेंगे हम लोग, लेकिन हम परचेज बुक के बाद पहले सेल्स बुक पढ़ेंगे। तो परचेज बुक का एग्जांपल है, उसके हम आगे चलेंगे। तो परचेज रिटर्न बुक आएगा, और परचेज रिटर्न बुक के बाद जो अगला आएगा वो कोयना वाला है। क्या अब मिला आपको? इसमें 2100 का अमाउंट लिखा हुआ स्टार्टिंग में, मिला या नहीं मिला आपको? क्यों नहीं मिला? चलो कोई नहीं, ऐसा करता हूं, फिर मैं आपको आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, और फिर मैं आपको सीधे भेज दूंगा क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है? कल जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, तब तक आप इसको सर्च करना। आप ही की बुक का एग्जांपल है ये कोयना वाला, जल्दबाजी में नहीं रहा होगा, पर आपने बुक का ही है। तो कल आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर बता दीजिए मुझे, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर, आई मीन एग्जांपल नंबर कौन सा था, बता दीजिए मुझे एक बार, ताकि मुझे पता चल जाए कि सर ये वाला एग्जांपल है। नहीं, एग्जांपल नंबर बताओ, 28 अगस्त तो डेट है, एग्जांपल कौन सा है? एग्जांपल नंबर 2 अभी निकाल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 अभी निकाल लेते हैं। अच्छा निकाल लिया। इसमें कौन कौन सा? 28 अगस्त वाला, कुमार से चेक प्राप्त किया, ये वाला, कुमार से चेक प्राप्त किया, ये वाला, कोई बात नहीं। अभी देख लेते हैं कि हमने कुमार से चेक प्राप्त किया तो हम क्या करेंगे। करें स्टार्ट। तो इसमें जो क्या लिखा हुआ है, कुमार से चेक प्राप्त किया, और जब तक चेक हमारे पास होगा तब तक वो कैश होता है। लेकिन 28 के जस्ट आगे वाले ट्रांजेक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, 28 के बाद वाले ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के देखो आप। सॉरी, हाँ, 28 अगस्त में ही जो कुमार से चेक प्राप्त किया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ये लिखा हुआ ना कि उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया। इसका मतलब ये बताइए, क्या कुमार से जो हमने चेक रिसीव किया था, प्राप्त किया था, वो हमारे पास है क्या? कुमार से जो चेक हमने रिसीव किया है, नहीं है ना? चेक कहां गया? वो चेक कहां गया? उसको पाने वाला कौन होगा? बैंक होगा। तो पाने वाले को हमेशा क्या करते हैं? पाने वाले को हम हमेशा डीआर करते हैं। इसका मतलब बैंक को हम करेंगे डीआर, बट पैसा दिया किसने? हमें। देने वाला कौन है? तो यहाँ पर देने वाला कौन है? देने वाला है कुमार। देने वाला कौन है? कुमार। आगे का समझ में, देने वाला कौन है? कुमार है। क्या ये एंट्री आपके समझ में आ गई है? फिर हम आगे बात करते हैं। क्या? वेरी गुड। तो जब ये एंट्री हम कैश बुक में लिखेंगे, तो ये बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है? यहां पर हमारे बिजनेस के पास अमाउंट आ रहा है या जा रहा है? पैसा आया या गया? तो सीधी सी बात है, हम कुमार से पैसे गया। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। जा कैसे सकता है? आया, बिल्कुल सही है।
कुमार का जो चेक था पैसा था वो हमारे पास आया, मतलब हमारे बैंक में चला गया, ठीक है। और पैसा आता है तो डीआर साइड में लिखते हैं कैश बुक में या सीआर साइड में लिखते हैं, बताओ। अब देखो आपको मैं ट्रांजेक्शन अब समझा रहा हूँ पूरी तरीके से, आपको एंट्री समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए एंट्री बनी कैसे, तुम यहाँ बता रहा हूँ बेटा, दो बातें हो गई। कितनी बातें हुई? दो। पहले चेक प्राप्त किया है फिर उसी दिन जमा करा दिया। कितनी बातें हो गई? पहले चेक हमने रिसीव किया है और फिर उसी दिन ट्रांसफर भी किया। तो पहले हम लोग दो एंट्री करके देखते हैं। पहले रिसीव की बात करें तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट दिया टू कुमार, क्या करेंगे, कैश अकाउंट दिया टू कुमार, ये एंट्री करेंगे। क्योंकि जब तक चेक हमारे पास होता है, जब तक चेक हमारे पास होता है तब तक किस नाम से लिखा जाता है, कैश के नाम से ही लिखा जाता है। आगे बात समझ में? अब एक बात और समझिए, क्या बात समझ में आ गई? जब तक चेक हमारे पास आता है तब तक वो किस नाम से लिखा जाता है, कैश नाम से होता है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या, हमारे पास कैश आया था क्या उस दिन? क्या हमारे पास कैश आया था क्या उस दिन? जब तक चेक होता है तब तक उसको हम क्या मानते हैं, हमारे पास टाइम कम रहे 60 सेकंड है, आई थिंक ये पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बता देता हूं। तो पैसा हमारे पास आया था और वो पैसा कहां चला गया, बैंक में चला गया। तो पाने वाला कौन हुआ, पाने वाला हुआ बैंक अकाउंट। हमने क्या दिया, कैश दिया। क्या दिया, कैश। कैश क्यों दिया, जब तक चेक हमारे पास था कैश तो रहेगा, जब पैसा ही आ गया तो नाम से कोई मतलब नहीं है। आगे बात समझ में? तो इसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा है, 30 सेकंड के अप्रोक्स बचा है और क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसा करना, परचेज बुक की जो एग्जांपल करना, कैश बुक के और भी एग्जांपल जो है वो आप ऐसे प्रैक्टिस करना, कल हम इनके डिस्कस कर लेंगे। हाँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो सारे बता दूंगा कल, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।